ठीक है, पहले डीसी पांडे, पहले कौन सी एक्सरसाइज थी डीसी पांडे की? अब नहीं होगी ब्लड। चलो, डीसी पांडे की पहले कौन सी एक्सरसाइज है? सर्कुलर मोशन की उसकी वर्क पावर एनर्जी। हाँ वर्क पावर एनर्जी। हाँ, तो पहले वर्क पावर एनर्जी उठाओ। चैप्टर नंबर 6 है वर्क पावर एनर्जी। चलिए मैं देख लेता हूँ एक आध दो प्रॉब्लम जो मुझे लगती करानी है, उसके बाद फिर मैं डाउट्स पे आ जाऊंगा। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, इक्विलिब्रियम पहले डिस्कस कर लिया है। इन्होंने इक्विलिब्रियम पहले ही देखा, पावर हो गया। ये प्रॉब्लम अच्छी है। लेवल 2 की एग्जांपल नंबर 1। लेवल 2 की एग्जांपल नंबर 1 देखिए जरा एक बार। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी किसी किसी के वर्क डन को निकालने में। 3 फोर्सेस दे रखे हैं, दैट इज F1, F2 एंड F3। फोर्स F1 इज ऑलवेज टुवर्ड्स P2, P2 पॉइंट की तरह कॉर्नर वाला पॉइंट दे रखा है। अच्छी प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा। Towards P2 and is always 200 Newton in magnitude. Force F2 always acts horizontally and is always 30 Newton in magnitude. Force F3 always acts tangentially to the track. देखो दो का तो F1, F2, F3 तीन फोर्सेस दे रखे हैं। एक क्वार्टर सर्कल पे जा रहा है, किसी भी जगह पे अगर मान लीजिए मैंने कहा फोर्सेस एक्ट कर रहा है, तो तीन फोर्सेस दिखाए गए। F2 हमेशा हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, दैट इज 30 न्यूटन। F3 हमेशा टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 15। क्या है ट्रैक एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 15 माइनस 10f वेरिएबल दे रखा है टेंजेंशियल। एक फोर्स हमेशा P2 की तरफ एक्ट कर रहा है, यही फोर्स सबसे दिक्कत क्रिएट कर रहा है F1। F2 का वर्क डन तो कुछ नहीं है, ये मान लो R रेडियस है। F2 का वर्क डन तो क्या होगा, फोर्स इनटू कांस्टेंट फोर्स है, हमेशा हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, वैल्यू कांस्टेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट √2r हो गया, एंगल 45 डिग्री हो गया, तो इसका वर्क डन तो हो गया W2 बराबर 30 इंटू √2r इंटू cos 45। आसान है। ये टेंजेंट वाले का भी मैंने वर्क डन बताया हुआ था, कितना वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F3 ds इंटीग्रेशन 0 से पाई r/2। जो फोर्स हमेशा टेंजेंशियल होता है उसका वर्क डन सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन चूंकि फोर्स वेरिएबल है तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। 15 माइनस 10s ds लिमिट लगा देंगे 0 से पाई r/2। अब आती है बात फोर्स F1 की। ये फोर्स F1 का वर्क डन कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए, बताइए। फोर्स इन्होंने जो जो रखा उसको छोड़ दीजिए, पहले अपना लॉजिक लगाइए। एक फोर्स ऐसा है F1 जिसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन, और ये हमेशा P2 की तरफ एक्ट करता है, तो वर्क डन कितना होगा?
यही समझ में नहीं आएगा, बाकी सारे वर्क डन तो आसान है, फटाफट निकल जाएंगे, लेकिन दूसरे वाले का वर्क डन बहुत आसान है, तीसरे वाले का वर्क डन बहुत आसान है। पहले वाले के वर्क डन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। इन्होंने जनरल एंगल लेके सॉल्व किया, देख लीजिए। इन्होंने इसके बीच का एंगल मान लिया थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये भी यार, ये भी यार, ये एंगल बराबर होगा 90 माइनस थीटा, ये हो गया 2 थीटा। वर्क डन बताना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए ds करके, वो होगा आर डी थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसको समझाता हूं मैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं ds की बात करूं, ये एंगल 2 थीटा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल, ओह लाइट भी गलत टाइम चली है, देख भी कमरा होगा, रुकिए मैं एक बार इंतजाम करूं ना, ऊपर इन्वर्टर नहीं है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए वर्क डन कितना होगा, फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ये F1 है, ये दोनों के बीच का एंगल मान लिया थीटा। वर्क डन कितना होता है छोटा सा, dw फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। हम इस जगह से इस जगह तक जा रहे हैं, ठीक है। F1 इंटू डी एस, कहाँ से कहाँ जा रहा है इन्होंने बताया भी, इसी इन्हीं की लैंग्वेज में समझाता हूँ। P1 से P2 तक जा रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ds किसके बराबर है, cos थीटा डी थीटा, ds दे रखा है, s की वैल्यू पहले निकालो, s डिस्प्लेसमेंट अगर निकालो कितना आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक को इन्होंने s माना, s से s प्लस ds आगे तक गए, तो s कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा इंटू रेडियस बराबर s। किसी को पता है, दिक्कत तो नहीं होगी ना। आर्क लेंथ बराबर एंगल, ये हो गया। ds निकाल लो, ds बराबर π/2 r कांस्टेंट 0 हो जाएगा, -2r d थीटा।
वो यहाँ से भी दिख रहा है। 2 थीटा है तो 2d थीटा हो जाएगा। तो माइनस, तो इन्होंने माइनस माइनस साइन को हटा दीजिए। नेगेटिव का मतलब हो गया एस पर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, एस बराबर आर पाई बाई 2 माइनस, हाँ ठीक है, ds बराबर माइनस 2r डी थीटा। ठीक है, ds बोल रहा है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ds बराबर हो गया, वैल्यू इन्होंने पुट कर दी, d माइनस 2 थीटा डी थीटा। इन्होंने 12 की वैल्यू पुट कर दी, बाद में पुट कर लेंगे। वर्क डन बराबर फोर्स। हाँ बेटे, ये वाला स्टेप एक बार वापस समझा दो। हाँ समझाता हूँ। देखो ये थोड़ी सी इसमें है, ये वाली जो प्रॉब्लम, देखो सबका वर्क डन निकालना आसान है, यही वाली जो प्रॉब्लम, यही एक नई चीज है जिसको सीखना है आपको। अब देखो क्या है, जनरल वर्क डन निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं तो इस दौरान क्या हो रहा है, फोर्स हमेशा P2 की तरफ एक्ट कर रहा है। मैं जहां भी जाऊं मेरी डायरेक्शन भी बदल रही है, वैल्यू कांस्टेंट है, बट मैं लगा ना मैं टेंजेंट हूँ ना मैं कांस्टेंट हूँ। जैसे पहला वाला केस कांस्टेंट, दूसरा वाला टेंजेंट, तीसरा वाला ना कांस्टेंट है ना टेंजेंट है। अब इसके लिए जनरलाइज काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं गया s दूरी से s प्लस ds दूरी, s से s प्लस ds, इन्होंने दूसरे तरीके से समझाया, मैंने इसलिए किताबी लैंग्वेज में समझाया। अगर मैं देखूं ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा निकल करके आ रहा है। ठीक है, ये 2 थीटा तो ये चेंज इन 2d थीटा, क्यों, छोटा सा एंगल। तो ds बराबर क्या आना चाहिए, ds बराबर r इंटू 2d थीटा। निगेटिव साइन मतलब उल्टी तरफ हम चल रहे हैं, ऐसे उल्टी तरफ से मान रहे हैं, इसलिए इधर से माने होते तो शायद प्लस लेते, इसलिए निगेटिव साइन उन्होंने यूज कर लिया। इधर से जाते तो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा, यहाँ के हम जा रहे हैं उल्टा, s से s प्लस ds। तो s की वैल्यू अगर इसको एंगल को चेक करो कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो s बराबर कितना हो गया, आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल, आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल, ये हो गया एंगल, ये रेडियस, ये हो गया आर्क। डन। इसको डिफरेंशिएट मार दो, ds निकल जाएगा। अब w निकालना है तो f1 की वैल्यू पता है, f1 इंटू माइनस 2r डी थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटीग्रेट करना है। अच्छा थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, जब ये यहाँ पर होंगे तो थीटा कितना होगा, थीटा 45 होगा। जब यहाँ पहुंच जाऊंगा थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो 45 डिग्री से 0 डिग्री तक चेंज होगा। इसमें किसको डाउट है, जब मैं यहाँ आऊंगा तो कितना एंगल बना रहा हूँ इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा हूँ, देखो 45। और जब मैं यहाँ पहुंचूंगा, सॉरी यहाँ पहुंचूंगा तो कितना एंगल बनाऊंगा, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। 0 से नहीं गड़बड़ कर दिया, थीटा की वैल्यू, ओ सॉरी, टेंजेंट के साथ हम एंगल देख रहे हैं ना, टेंजेंट के साथ पहले 45, फिर टेंजेंट के साथ एंगल 0। पहले टेंजेंट कितना था, ये टेंजेंट के साथ एंगल थीटा था ना। तो थोड़ा सा एक बार और इलेबोरेट करता हूँ, समझ लीजिएगा। मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, जब मैं यहां था तो टेंजेंट के साथ इस पॉइंट का फोर्स का एंगल था 45 डिग्री। किसी जनरल पोजीशन पे टेंजेंट के साथ इसका एंगल था थीटा, और इस जगह टेंजेंट के साथ इसका एंगल था 0। मैंने वही किया। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने पहला काम क्या किया, मैंने जनरलाइज एंगल थीटा ले लिया। सबसे पहला काम किया मैंने, टेंजेंट के साथ इसका एंगल बन रहा था थीटा। जब ये एंगल है थीटा तो ये एंगल कितना होगा, ट्रायंगल कंप्लीट करो, 90 डिग्री हो गया, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा वैल्यू ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 2 थीटा, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो मैंने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s से s प्लस ds। तो s बराबर हो गया रेडियस इंटू एंगल, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। dw इज इक्वल टू f ds cos अल्फा, एंगल ले लो। अब एंगल चेक कर लो, dw फोर्स दे रखा है, f1 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से निकाला माइनस 2r डी थीटा, माइनस 2r डी थीटा
cos थीटा, और इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, एंगल जाएगा π/4 से 0 डिग्री। ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, बढ़िया दिमागदार वाली, और इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट वाइज सोचना था, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करिए, एग्जाम्पल नंबर 3 करिए। सॉल्व एग्जाम्पल में, सॉल्व एग्जाम्पल में लेवल 2 में, सॉल्व एग्जाम्पल में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 3 किया होगा सभी लोगों ने, लेकिन एक बार फिर कीजिए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया, तो पोजीशन वाइज एक्स की बात कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिनिमम कैसे बैठती हो, करिए कंप्लीट, फिर देखते हैं। आसान है वैसे, कोई खास मुश्किल नहीं, अलग देखिए हम डिस्कस किया ऐसे। यू का फंक्शन दिया हुआ है, सभी लोगों ने किया होगा, किसी को डाउट तो नहीं है। क्या कहता है, सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एफ दे रखा है, एफ और यू दे रखा है। तो एफ पता है तो यू पता है, यू पता है तो एफ पता है। हम लोगों ने कहा सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी, डी यू बराबर माइनस सिंपल एफ डी आर ले लिया, तो एफ कंजर्वेटिव बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। यहाँ एक्स का फंक्शन दे रखा है, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक, ये हमको पता है। अब उसने फंक्शन दे रखा है, u की वैल्यू को 20 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कब क्या कह रहा है, ए सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल मूव अलोंग द एक्सिस, द एनर्जी इज गिवन बाय दिस where x in meter at x equal to 5 the particle has a kinetic energy of 20 joule, मतलब उसके पास टोटल एनर्जी इतनी है। at x is equal to 5 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 20 जूल है, तो पुट कर दो u की वैल्यू कितनी आएगी, 20 प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 29 जूल। और मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, k प्लस यू 49 जूल, इतनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई। ठीक है, 49 जूल। अब वो क्या कहना चाहता है, बी में देखिए, मेक ए प्लॉट ऑफ यू एक्स वर्सेस फंक्शन ऑफ दिस, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, 20 प्लस माइनस समथिंग, तो पहले x माइनस 2, एक्स बराबर 2 पे इसका नीचे होना चाहिए था, x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू 50 होनी चाहिए। ठीक है, 50 है ना, 20 सॉरी 20 प्लस माइनस, तो ये x बराबर 2 पे कुछ ऐसा प्लॉट बनेगा इसका। ठीक है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ x एंड, अच्छा मेक अ प्लॉट ऑफ दिस -10 से 10 के बीच में है प्लॉट ऑफ द प्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम। द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, x की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, वो कैसे निकालेंगे इस ग्राफ के हिसाब से, x की मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी कि कहां तक जा सकता है। अब वो मुझे पता है कि जैसे जैसे आगे जाओगे उसकी पोटेंशियल, x बराबर 2 के इधर आओगे
आगे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। इस जगह पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी, आगे जाने पे काइनेटिक 0, पीछे आने पे काइनेटिक 0। यू घटेगा और यू बढ़ेगा, इस जगह पे यू मिनिमम है। यानी मैं आगे बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब आगे जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, इधर पीछे जाऊंगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी आगे जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक घटती जाएगी। तो किस जगह काइनेटिक 0 हो जाएगी उसकी एक्स की वैल्यू चेक कर लो। काइनेटिक 0 रखनी है, टोटल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, 49 जूल किसके पास होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के पास। तो U बराबर 20 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 49। तो x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 49। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 कर दो, x बराबर हो गया x माइनस 2 बराबर 7, तो x बराबर हो गया 2 बराबर 7, तो x बराबर 9। मतलब 4 इधर 4 इधर, 2 के साथ 7 इधर और 7 इधर, इधर आओगे तो -5 तक आएगा, 7 इधर 7 इधर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? यस सर। चेक हो गई क्या? सर यू की वैल्यू हाँ गड़बड़ कर दी, हाँ गड़बड़ कर दी, 29 हो जाएगा ना ये सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, निकाल लीजिएगा किस जगह काइनेटिक। कुल मिला के कहाँ तक जाएगा, जब कोई कभी क्वेश्चन, मेरा पूरा बताने का पर्पस केवल ये था कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन को निकालने का एक ही तरीका है, जिस जगह काइनेटिक दो k प्लस यू की वैल्यू होनी है कांस्टेंट, जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो किसी एक पोजीशन पे उसने काइनेटिक एनर्जी को बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से तुमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली। अब जिस जगह तक वो जा सकता है उस जगह काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0। तो u की वैल्यू हो जाएगी u मैक्स इज इक्वल टू k प्लस यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, जिस जगह जहां जहां पूछ रहा है वो सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो यही इस प्रॉब्लम में बस एक समझाने वाली चीज, इसमें कहां तक जा सकता है वो थोड़ा ध्यान। यस, इंटीग्रल वैल्यूज की वैल्यू पॉइंट में वैल्यूज कर रहा है। डेसिमल में वैल्यू तो क्या हो गया, निकालो, कैलकुलेट कर लो √29 की वैल्यू, अगर तुम्हारी मर्जी है तो। जिस हिसाब से आंसर देता है उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को इलेबरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर वो √19 में भी 29 देता तो वो भी आंसर पॉसिबल है, डेसिमल में भी पॉसिबल है। ठीक है ना, करना पड़ता है बेटे, जब वो कहेगा तब निकाल लो, जब वो ऑप्शन के ऊपर है वो क्या चाहता है। कई बार डायरेक्ट दे देते हैं, कई बार वो पूछ लेते हैं कि नहीं निकालो भाई, सॉल्व करो। ठीक है, अब है न्यूमेरिकल आ गया। बताओ, फ्रिक्शन वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वहाँ फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है बेटे। फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आ रही है, कौन सी? अभी डाउट लेंगे ना, उसमें बता देंगे। अब फ्रिक्शन मतलब तो बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, फ्रिक्शन तो बहुत चीज है, वर्क एनर्जी में फ्रिक्शन की, वैसे फ्रिक्शन में W नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम, देखेंगे तो अपने आप आइडिया लगेगा। अभी पहले मैं कौन से कराने वाला एक्सक्यूज मी था। सर। सर बहुत सारे बच्चे चैट कर करके कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सर आपने एक भी नहीं देखा अभी तक। क्या कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे? चैट करके आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपने अभी तक एक भी नहीं अच्छा अच्छा, मैं ऊपर देख नहीं पा रहा, तो मैं देखता हूँ। रुको 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 रुको, बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ सही बात है, मैं एक मिनट देख लूँ सर। टॉपलिंग क्या होता है, टॉपलिंग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पिछला वाला वर्क डन निकाला वो पास डिपेंडेंट है, वो एस पे डिपेंडेंट है, एंगल पे डिपेंडेंट है। ये वाला वर्क डन पास डिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल, ये वाला वर्क डन पास डिपेंडेंट था।
हाँ ठीक है, 29 ही था, वो सही कर दिया मैंने। ठीक है, चलो देख लिया मैंने, वही सब पूछ रहे थे। तो पिछला वाला वर्क डन था, वो पास्ट डिपेंडेंट था बच्चे। चेन वाला भी बता दिया, ये भी हो गया। कुछ ऐसा तो नहीं तो मैसेज हो रहा हो। हाँ चलो, तो लास्ट में पैसेज में प्रॉब्लम दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी वाली, आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन से पहले। पैसेज के क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 2 मल्टीपल, सॉरी पैसेज वाले क्वेश्चन है, करिए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, ये ग्राफ वाला। थोड़ा ग्राफ वाला कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ये काफी पूछता है, काफी यूजेबल है, आगे भी यूज किया जाता है, इसलिए इसको देख लेते हैं। सर कर लिया। हो गया। यस सर। चेन वाला बताऊंगा। ये हो गया सबका। क्या ध्यान रखना है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी जहां मैक्सिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, ये ध्यान रखना। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। As a function of x, the coordinate of the region in the hair is assumed that potential depends upon on x. इसी रीजन में रहने वाला है। For x less than -3 and x less than 0. Based on above information, answer the following question. If total mechanical energy of the particle is 25 joule. Sure. Then it can be found in the region जहां पर उसकी टोटल एनर्जी 25 जूल से 25 से नीचे वाले रीजन में होना चाहिए कांस्टेंट। किस रीजन में पाया जाएगा? ना 6 से 10 के बीच में पाया जाएगा, ना 0 से 6 के बीच में पाया जाएगा। कहां से कहां के बीच में पाया जाएगा? -10 से -5 के बीच में पाया जाएगा,
और -10 से लेके 15 के बीच में पाया जाएगा। 2 पोजीशन से इन जगहों पर मिलेगा जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 25 से कम हो। टोटल एनर्जी काइनेटिक जीरो निगेटिव हो सकती नहीं है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी है दे रखी है 25, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 25 से कम होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। जिस जगह पे 25 से कम पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पे पाया जाएगा। इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज -40 जूल हो, -40 जूल का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी से कहीं ज्यादा है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, देन इट कैन बी फाउंड इन द रीजन। नेगेटिव करने के लिए कौन सा रीजन चाहिए? मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिल रहा। इट इज नॉट पॉसिबल। इसकी टोटल एनर्जी -40 कभी हो नहीं सकती। इसकी मिनिमम पोटेंशियल मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी -35। इससे नीचे निगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से कम नहीं हो सकती। काइनेटिक तो पॉजिटिव होती है ना, तो ऐड हो जाएगी इसलिए। ठीक है, एक बार सर्कुलर मोशन वाले भी देख लेता हूँ मैं। If a point moves along a circle with constant speed, prove that its angular speed about any of the half about the center. एंगल वाला है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पूछ रहा है उत्कर्ष? निगेटिव सर इंटरनल फोर्स का वर्क डन निगेटिव होता है क्या? इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन नेट जीरो होता है। जब वो इंटरनल नहीं रहेगा तो एक्सटर्नल बन जाएगा। इसलिए इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन किसी एक पार्टिकल पे निकाला जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक पार्टिकल कुछ भी हो सकता है वो पॉइंट। वो देखिए फंक्शन ऑल देखिए पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कल। एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है। पार्टिकल मूव कर रहा है v बराबर kT। रिजिड बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, इसका वर्क डन जीरो होता है बेटा। इंटरनल एक मिनट फोन वाले ही तो दे रखे हैं। चलिए कोई है नहीं, डाउट शुरू करता है। सब लगभग करा ही दिया मैंने। पहले आ जाइए वर्क पावर एनर्जी पे। वर्क पावर एनर्जी पे सॉरी पहले वर्क पावर एनर्जी से थे ना। वर्क पावर एनर्जी की साइज में आ जाइए। पहले एग्जांपल्स में आते हैं। रोटर मतलब वो जो मोटर होती है ना घुमाने वाली, उसको रोटर बोलते हैं। मोटर के अंदर एक रोटर लगा होता है जो घुमाता है। ठीक है, सॉल्ट एग्जांपल पे पहले आते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं डाउट। सभी लोग अपने अपने डाउट्स बताना शुरू कीजिए। लाइन से शुरू करते हैं लेवल 1 से। एग्जांपल नंबर सॉल्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं लेवल 1। चलो भाई बताओ। सॉल्ट पहले है वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज। सॉल्ट एग्जांपल में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए भाई। लेवल 2 एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, लेवल 2 एग्जांपल नंबर 8। लेवल 2 एग्जांपल नंबर 1। लेवल 2 एग्जांपल नंबर 2 6 7 8 ठीक है। Two blocks A and B are connected to each other by a string and a spring. स्प्रिंग लगा दी डराने के लिए। The string passes over a frictionless pulley as shown in the figure. Block B slides over the horizontal surface.
flight along the vertical side of sea, both with the same uniform speed. The roller between blocks is 0.2. The block of SPP calculate the mass of block B and the energy stored in the spring. क्या कह रहा है? अच्छा. दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंशन और फ्रिक्शन बराबर है, ठीक है। mg और टेंशन बराबर है, तो फ्रिक्शन बराबर mg है, बराबर kx है, स्प्रिंग का इलॉन्गेशन हो गया। अब भाई कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो टेंशन बराबर mg, टेंशन किसके बराबर होता है? स्प्रिंग में इलॉन्गेशन के, kx के। अब ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है तो t बराबर फ्रिक्शन होना चाहिए, किसके बराबर? म्यू mg के बराबर। पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। फ्रिक्शन बराबर, कोफिशिएंट की जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है, और mg दोनों के मासेस को देने की जरूरत ही नहीं है, 2000 में फ्रिक्शन बिटवीन तुम लॉस 0.2। if the mass of the block is 2 kg, calculate the mass of the, तो निकाल लो मास का, क्या दिक्कत है? इसका मास है a का 2 kg है, ये है मैं 2g, तो म्यू mg बराबर 2g, बस पुट करके निकाल लीजिए म्यू m की वैल्यू। m बराबर 2 बाई म्यू, कितना आ गया? m बराबर 2 बाई म्यू 2/0.10 के, आंसर आ रहा है 10 के, ठीक है। हाँ सर, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग मतलब वर्क डन निकालना है, हाफ के x स्क्वायर। ओके सर। कितना है? x निकल गया ना यहाँ से? यस सर, बस वही पूछना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल में $49 नहीं लेना बेटे, ऋत्विक को गलत किया, वो 29 होगा। 49 सही तो कर दिया था बाद में, ऋत्विक सही कर दिया था बेटे, उसको 29 कर दिया था हमने, कर तो दिया था, काम गया। ये है ना, k प्लस यू बराबर 49 जूल है, ये कर तो दिया था x माइनस 2 बराबर 29, सही कर दिया। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट एग्जांपल पे, उत्कर्ष क्या पूछा था? क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी पहले निकाली ना उसने, एक पोजीशन पे काइनेटिक, उसने x बराबर 5 पे काइनेटिक एनर्जी दी थी, जब उसने x बराबर 5 पे काइनेटिक एनर्जी दी तो x बराबर 5 पे पहले पोटेंशियल निकाल ली, पोटेंशियल आई थी 29 और काइनेटिक थी कितनी? 20, 29 और 20 मिल गए 49, टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 49। तो जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी आने वाली है? टोटल एनर्जी हमेशा 49 ही आने वाली है। तो काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल घट जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक घट जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा 49 जूल ही बनी रहेगी, किसी एक पोजीशन पे जो थी वही वही हर जगह रहेगी। उत्कर्ष बहुत देर से पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट देखता हूँ, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 6.4। अब इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 6.4 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। A constant power P is applied in introductory exercise 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3, constant power P is applied on a particle of mass m, find kinetic energy, velocity and displacement of particle as function of time t। जहां पर काइनेमेटिक्स आती है वहां पर सब अपना हाथ पांव छोड़ के खड़े जाते हैं,
P कांस्टेंट है। अब मैं मैथमेटिकली फंक्शन बनाने के लिए कह रहा हूँ, वहां पर आप लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। P कांस्टेंट है। P क्या होता है? FV बराबर कांस्टेंट, MAV बराबर क्या है? कांस्टेंट, MVdV बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। AVdV होता है ना, तो VdV बराबर कांस्टेंट dt। V स्क्वायर, पता नहीं क्यों इसमें सब लोगों को मैं देखता हूँ, मैंने कम से कम नहीं तो 200 प्रॉब्लम 300 प्रॉब्लम करा रखी केवल इन्हीं चीजों पे मैनिपुलेट करते हुए। सब के हाथ पांव फूल जाते हैं इसके। पता नहीं कि उसको लिख के ओपन करने में क्या हर्ज है। अब इसको आगे करने में क्या रखा है? V स्क्वायर बाई 2 बराबर KT। तो V बराबर समथिंग कांस्टेंट रूट T। V मिला, S मिला, S मिला, A मिला, A मिला तो F बराबर MA मिला। जो चाहिए वो निकाल लो। शुरुआती कंडीशन वो बताएगा, उसके बाद उसको ओपन करना। इस पे प्रैक्टिस की कमी है। आप लोग इसको रट के करते हैं। जो भी बच्चे रट के करेंगे जिंदगी में 10 लाख प्रॉब्लम कर लेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजन एक ही है। कितने फंक्शन याद करते रहोगे भाई? मैंने पहले ही कहा कि सबके फॉर्मूले याद रखो। P बराबर क्या है? dW बाई dt इज इक्वल टू FV। ये दे रखा है पावर। अब उसने कहा कांस्टेंट पावर, चुपचाप FV बराबर कांस्टेंट। F क्या होता है? MA। बोलते चले गए MAV बराबर कांस्टेंट, M dV बाई dt होता है, इंटू V बराबर कांस्टेंट, VdV बराबर समथिंग कांस्टेंट dt। अब क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। V स्क्वायर बाई 2। ये इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि 9-10 वाला गेम नहीं है कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। आप भूल जाइए। आपको आगे चल के अगर बोर्ड के एग्जाम है तब तो मैं मान लेता हूँ कि 10 to 20% प्रॉब्लम्स ऐसी आपको मिल सकती है इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लें आप। कंपटीशन में तो शायद 1 या 2 मिलेगी मुश्किल से, अदरवाइज सब में लॉजिक लगेगा, सोचना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ी, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, वर्क और एनर्जी पढ़ा। कहाँ पर हम फॉर्मूले में mgh पुट करके वैल्यू निकाल रहे थे, यूज कर ले रहे थे वैल्यू। इसलिए थोड़ा सा दिमाग रखिए। मैंने इस टाइप की चीजें कई बार बताई, हर जगह घुमा घुमा के पूछता है। जैसे ही वो कुछ दे तो उसको लिख लिया करो, बिना लिखे। ये अच्छे से अच्छे बच्चे भी नहीं कर पाते अगर उनके अंदर प्रैक्टिस की कमी है। उसको देख के आंसर निकालोगे तो कभी नहीं निकलेगा। और आपको बिलीव नहीं होगा, कंपटीशन के अंदर ऐसे फंक्शन वाले कम से कम 1, 2, 3 प्रॉब्लम तो मिलती ही मिलती है। कुछ ना कुछ घुमा के उल्टा उल्टा घुमा देगा वो। पावर दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, आगे चल के वोल्टेज, करंट वरेंट, उनमें भी ये फंक्शन बनने लगेंगे। तो रिलेशनशिप जरूर पूछेगा, मतलब वो फॉर्मूले को आपस में जोड़ना चाहता है, और वो जोड़ना आपको कॉपी पे है। अब ये दे रखा है, अब कोई कह दे कि फोर्स की वैल्यू दे रखी है KT3। अब इसके हिसाब से पावर और कुछ भी पूछ ले, अब ये दे रखा है, इसके बाद जो पूछेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले ये लिखना आना चाहिए। ये लिखा कैसे जाएगा? MA बराबर KT3, M dV बाई dt बराबर KT3 एंड सो ऑन। अब ये सॉल्व हो जाएगा। कोई भी फंक्शन दे रखो, F बराबर 4s स्क्वायर दे रखा हो डराने के लिए, MA बराबर 4s स्क्वायर, M VdV बाई ds 4s स्क्वायर। अब कोई कहेगा सर आपने एक बार dV बाई dt लिखा, एक बार dV बाई ds। भाई मैं तो प्रैक्टिस में करता आ रहा हूँ, मैंने पहले ही बता रखा है, A की वैल्यू dV बाई dt है, VdV बाई ds। जब टाइम की जरूरत पड़े तो टाइम यूज कर लो, जब s की जरूरत पड़े तो s यूज कर लो। तो VdV बराबर 4s स्क्वायर ds। अब लो पुट करो, आंसर निकालो, सॉल्व कर चले जाओ। बेटा इस पे बहुत प्रॉब्लम मैंने कराई, इसका मतलब है आपके अंदर प्रैक्टिस की कमी है या तो कॉमन सेंस की कमी है। कृपा करके इस चीज को मजबूत कर लो। बार बार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, बहुत सारे। और ये है दिक्कत वाला। शुरू में चलो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे तब समझ में ना आता तो बात समझ में आ रही थी, काइनेमेटिक्स में ना हुआ होता तो समझ में आ रहा था मेरे को। काइनेमेटिक्स के बाद मैंने लॉज ऑफ मोशन में इसको यूज किया, फिर पावर, वर्क, हर जगह यूज किया। कम से कम मैं जब से मैंने इस वाले फंक्शंस को यूज करना शुरू किया है, कम से कम 10 टाइम्स बता चुका हूं मैं।
अलग अलग टाइमों पे, एक टाइम नहीं 10 टाइम्स अलग 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 टाइम पे बता रखा हूँ कि इनको फंक्शन बनाए। और ये आसान नहीं है, मैंने ये भी कहा है, मैंने पहले ही कहा ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम्स में से एक होती हैं, क्योंकि इनमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, घुमाना टहलाना पड़ता है। तो कुछ भी दे देगा और जोड़ देगा, सब जुड़े हुए हैं आपस में, आर वी ए, फोर्स, पावर, वर्क, आगे और भी चीजें जुड़ जाएंगी। इनको रिलेट करना पड़ेगा आपस में, इनमें से कोई एक चीज दे देगा और आगे 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 सब में से घुमा टहला के पूछने लगेगा टाइम का फंक्शन। इनमें से किन्हीं को भी किसी का भी फंक्शन बना देगा, आप लोग झूलते रह जाएंगे। तो कृपा करके जब भी कभी इनमें से आपस में कोई भी फंक्शन दिखाई दे, तुरंत वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करके उसके अकॉर्डिंगली चेक करिए, तब जाके आपको कंफर्म आइडिया लगेगा। नहीं तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज अभी आप लोगों के दिमाग में कई लोगों के बैठी है। अभी भी कई लोग इसमें बहुत ज्यादा परेशान है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, हाथ पांव ही नहीं चलते। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे थोड़ी सी मेहनत और करो। जितने भी टाइप के शुरू से लेके अंत तक अभी तक के फंक्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं, चुपचाप उठाओ, उनको टिक लगाओ, लाइन से 1 बाय लाइन से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जिसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ रही हो, तब तो समझ में भी आता है। ये सिंपल फंक्शन मिलेंगे आपको, टी स्क्वायर, टी क्यूब, कुछ अगर आप आगे जाके इंटीग्रेशन में फंस जाए तब आपकी दिक्कत नहीं है, तब मैं मान लूंगा तब आपको फिजिक्स में कोई समस्या नहीं, तब मैथ्स में आगे इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, जो कि धीरे धीरे आगे चल के जब 12th में पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, पेपर तक आप लोग इंटीग्रेशन में माहिर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम फंक्शन ही नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब मेरी अभी तक की पढ़ाई हुई सारी चीजें हम रिलेट करना नहीं जानते। हम फॉर्मूले में पुट करके जो चैप्टर चल रहा है, सर ने प्रोजेक्टाइल सिखाया तो सर ने प्रोजेक्टाइल का तरीका सिखाया तो मैंने रट लिया, एक्स अलग वाई अलग, सॉल्व कर लिया। तो ये चीजें तो मैंने दी हैं आपको, मान लीजिए मैंने आपको कुछ कंटेंट दिया 10 कंटेंट दिया, बेटे इस 10 कंटेंट के अलावा कम से कम 5 कंटेंट आपको खुद लाना है। 10 + 5 = 15 कंटेंट होना चाहिए आपका, अगर 10 कंटेंट मैंने दिया है। उसके बाद उसको नॉलेज बढ़ाओ, प्रॉब्लम करो, न्यूमेरिकल करो और बढ़ाओ। तुम लोगों को तो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लानी चाहिए और अलग अलग टॉपिक, सर ये बताओ ये कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अब इस चीज को। मैं इसीलिए मैंने आज इसको फंक्शन के तौर पर बताया। अब एक और नया फंक्शन ऐड हो चुका है, कौन सा, du/dx, पावर, वर्क, du/dx, फोर्स। ये फंक्शन वाले गेम है, ध्यान रखिएगा, खूब मिलेंगे, खूब आगे चल के भी खूब मिलेंगे प्रॉब्लम्स, ये ऐसी वाली खूब सारी आने वाली है, इस पे अभी से सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आज ये सॉल्व्ड एग्जांपल में, सॉल्व्ड एग्जांपल में और कोई प्रॉब्लम, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम कल डिस्कस करेंगे, आज सॉल्व्ड एग्जांपल तक कर लेते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल में किसी और को कोई डाउट, क्या किसी को कोई समस्या है सॉल्व्ड एग्जांपल में? नहीं? और किसी सॉल्व्ड एग्जांपल में प्रॉब्लम पूछ लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट एक्सरसाइजेस कल से डिस्कस करेंगे। नहीं है, ठीक है। देखो कितनी आखिरी वाली प्रॉब्लम में देखो फंक्शन दे रखी है, हाँ AC दे रखा है। अरे अब जो सर्कुलर मोशन में एक और नई चीज AC दे रखा है, तो अब कृपा करके जितनी प्रॉब्लम शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसे फंक्शन वाली, जहां फंक्शन दिखाई दे चुपचाप शांतिपूर्वक उठाओ उसको, धीरे धीरे सर ने बता रखा है, मैं इसको अब इसको आराम से पहले जितना हो सकता है मैं इनको खोल सकता हूँ, मैं जितना इनको आपस में रिलेट करके ओपन अप कर लूं उतना अच्छा है। क्या दे रखा है, AC = k², एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 9, AC = k² RT²। अब पहली बात तो प्रॉब्लम पढ़ के क्या निकालना है भाड़ में जाए, उसको नहीं ध्यान देना है। सबसे पहली चीज किस पे ध्यान देना है, इस फंक्शन पे। क्या ये फंक्शन हम सही कर सकते हैं? बिल्कुल। AC क्या होता है, हो गया, तो v² = k² R² T², तो v = KRT, R रेडियस। जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका उसका टाइम, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों बढ़ते चले जाएंगे, है कि नहीं? अब इसको रिलेट करना है dv/dt, टेंजेंशियल kr, ये आपका टेंजेंशियल फोर्स आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इन्होंने दे ही रखा है, और अब आपको फंक्शन बनाना है, तो डी एक्सेलरेशन मिल गया टेंजेंशियल फोर्स का, v = KRT,
तो ds बाई dt बराबर kr dt, s का फंक्शन बन जाएगा s बराबर kr t dt, यहाँ से बनने लगेगा v का s के साथ फंक्शन बन जाएगा दूरी चलने पे। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको, जो फंक्शन जहां दिखाई दे वहां घबराना नहीं है, इसका मतलब है उसको आपको 3-4 स्टेप्स में आगे लेके जाना है। जब तक वो ओपन नहीं हो तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आज कर लीजिएगा, और कल हम इसके पहले वर्क पावर एनर्जी के सारे डाउट्स लेंगे डीसी पांडे से, फिर सर्कुलर मोशन से डीसी पांडे के सारे डाउट लेंगे, फिर आपकी अलग अलग प्रॉब्लम जो आपको नहीं आ रही होंगी वो डिस्कस, फिर पीछे वाले क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स। ठीक है बच्चों, बाकी कल। आज के लिए इतना है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।